नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 31 दिसंबर तक 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के 40 से भी ज्यादा राज्यों से 1000 से भी अधिक वनवासी खिलाड़ी भाग लेंगे, जो इसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन बना देंगे। आयोजन समिति की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप करेंगे, जबकि सचिव के रूप में अमर बंसल कार्य करेंगे। देश का 24वां अखिल भारतीय क्रीड़ा प्रतियोगिता जो वनवासी कल्याण संघ के माध्यम से कराया जाता है, उसका आयोजन यहां पर किया जा रहा है और पूरे देश के 40 प्रांतों से लगभग 1000 से ऊपर खेल प्रतिभाएं इस खेल में भाग लेगी। 2 विधाओं में खेल का आयोजन होगा, एक तीरंदाजी पे और दूसरा फुटबॉल पे, और साइंस कॉलेज में इसका आयोजन किया जाएगा। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि ये धरती, क्योंकि शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके जो जहां पर उनको जहां शहीद हुए थे, जय स्तंभ चौक से वो मशाल रैली के स्वरूप में 27 तारीख को वो आयोजन किया जाएगा। 28 तारीख से इसका शुभारंभ होगा। 28, 29, 30, 31 इन 4 दिनों तक हमारे खिलाड़ी उसमें रहेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच में लगभग हमारे रायपुर शहर के ऐसे 500 से ऊपर परिवार जिनके माध्यम से हमारे उन वनवासी क्षेत्र के बच्चों को मातृहस्त भोजन उनको कराया जाएगा। और तू मैं एक रक्त जो हमारा ध्येय वाक्य है, उस वाक्य के साथ में चलने का काम इस संदेश के साथ में हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि धान खरीदी की शुरुआत हुई 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीति और नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद में पिछले सरकार की बचत राशि जो चौथे किस्त में देनी थी, वह भी नहीं दी गई। दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 70% से भी ज्यादा सोसाइटी में कहीं भी 21 क्विंटल की खरीदी नहीं की जा रही है। 50% राशि बारदाना में सरकार देगी। हालांकि इसका मतलब सीधा सीधा जो मार्केट रेट से किसानों को 50% राशि का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और किसी भी सोसाइटी में बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाना की कमी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं और बारदाना खरीदने में सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लूटने का काम कर रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया। 72 घंटे पे बफर स्टाफ के उठाव की नीति को इस सरकार ने बदला, जिससे सीधा सीधा समितियों के पास अधिकार होता था कि समय पर धान का उठाव होना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में अभी आप देखेंगे कि राइस मिलरों की पूरी तरह से अभी हड़ताल चल रहा है, काफी दिन हो गए और उस हड़ताल पे सरकार और उसके अधिकारी राइस मिलरों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसके वजह से सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी तक धान का उठाव जिन खरीदी केंद्रों में खरीदी की जा रही है धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। धान का उठाव नहीं होने से छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव कुमार डहरिया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सड़कों के निर्माण और सहित नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में हुई मेट्रो की गाड़ियों के एक्सीडेंट को सरकार गंभीरता से ले, सड़कों का निर्माण सिर्फ कागजी पन्नों पर ही दिखाई दे रहा। डहरिया ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से कर पाएगी। इनके 3-3 मंत्री की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है
और एक हमारे सांसद जी हैं, उनके घर में सरिया लिए हुए ट्रक घुस गई। तो ये सरकार अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो बाकी हम लोग सुरक्षा कैसे कर पाएगी? ये इस तरह का मीटिंग जो कर रहे हैं, आज जो सड़क सुरक्षा की मीटिंग हो रही है, ये दिखावा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धरातल में कुछ काम करके दिखाए सरकार तो कुछ फर्क पड़ेगा। सर कैसे आप लोग जिन पर आरोप लगाते थे कि सड़कें नहीं बन रही, प्रदेश की सड़कें कुछ बन पा रही, कुछ देख पा रहे हैं आप? एक साल में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खाली पेपर में ही आता है कि सड़कें बन रही है, स्वीकृति हो रही, लेकिन धरातल में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के पास पैसे ही की कमी है, सरकार कंगाल हो चुकी तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। ये नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जो है भाजपा बैठक भी कर चुकी है और कई बार जो है सरगने हैं कि दिसंबर के बाद से जो है 5 तारीख के बाद से नगरीय निकाय चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय चुनाव और जो ग्रामीण पंचायतों के चुनाव है उसके लिए क्या करना है खुद ही बगावन ब्लॉक के तारापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी बच्चों से एडमिशन के नाम पर 250 रुपए फीस प्राचार्य द्वारा वसूला जा रहा है। इस मामले पर हमारे संवाददाता द्वारा स्कूल में छात्राओं से पूछा गया तो वहां के छात्राओं ने बताया कि एडमिशन के नाम पर 250 रुपए फीस वसूली गई है। जब ऐसे में हमारे संवाददाता ने स्कूल प्राचार्य से इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो तारापुर सेकेंडरी के प्राचार्य ने गोलमोल जवाब दिया और संवाददाता का यह भी बताया गया कि स्कूल में फंड नहीं मिलता तो प्रत्येक छात्रों में जो है वो फीस लेना पड़ता है। इस मामले में संवाददाता द्वारा संयुक्त संचालक को अवगत कराया गया तो स्कूल संचालक द्वारा बताया गया कि केवल नामांकन के लिए 80 रुपए लिया जाता है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता और इस घटना के लिए संचालक द्वारा प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आप स्कूल में जो एडमिशन के नाम से फीस लिया जा रहा है, कितना, कौन सा कक्षा के लिए कितना फीस लिया जा रहा है और फीस लेने का आपको किस लिया? मैं कैलाश कुमार भदोई, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तारापुर। फीस लेने का आदेश सेजेस में नहीं है, लेकिन विगत 2 सालों से हमको किसी प्रकार का कोई राशि आवंटित नहीं हुआ है स्कूल के नाम से। और माध्यमिक शिक्षा मंडल जो परीक्षा फीस लेती है वही फीस हम लिया जा रहा है। और बच्चों ने जो बोला है कि एडमिशन के नाम से कोई भी फीस नहीं लिया गया है 2 साल से। जो पैसा है 9वीं वाले से वो लिया जाता है, क्योंकि 9वीं में वो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ही नामांकन का फीस लेता है और 10वीं और 12वीं में एग्जाम का फीस लिया जाता है। इस एग्जाम का फीस लेने के लिए तो आपके पास कहीं से आदेश आई थी? आदेश की कॉपी है? वो पहले से ही सर, जब से स्कूल का फीस लिया जाता था उससे पहले से ही एग्जाम का फीस जो बोर्ड का है वो अलग से ही लिया जाता है। उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का आदेश है फीस वाला। मैं अगर आप चाहें तो उसको भी साइड से निकाल के दिखा दूंगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो फीस तय करता है वही लिया जाता है। लेकिन रायपुर से हमारे पास एक आदेश की कॉपी है जिसमें शुद्ध साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आप तेजस में किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं ले सकते। तो सर, तेजस में अगर फीस नहीं लेना है तो इसके संबंध में या अपने को जिला से किसी प्रकार का कोई राशि आवंटित नहीं होता है और बच्चों का जो फीस होता है 10वीं 12वीं मिलाकर 1 लाख रुपए से ऊपर होता है, वो हम कहाँ से वहन करेंगे? तो इस विषय में आपने जिला शिक्षा अधिकारी को 2-3 बार अवगत कराया जा चुका है। सभी प्राचार्य सेजस वाले हिंदी मीडियम जो है वो जाके मिल के आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ऊपर रायपुर में बात करूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिया। तो ये फीस स्कूल के पास तो इतना फंड नहीं है कि कहाँ से वहन करेगा, तो बच्चों से लेना हमारी मजबूरी है। रिसीव तो कोई नहीं, क्योंकि वो अकाउंट में सीधा होता है और अकाउंट से ट्रांसफर होता है। आप मेरे को स्टेटमेंट का कॉपी जो ट्रांसफर वाला है वो मैं बैंक से उपलब्ध करा दूंगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में पैसा गया है कि नहीं गया। और एक बच्चे से कितना फीस लिया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ 2 ट्रेड चलता है, एक व्यवसायिक का टेलीकॉम और बैंकिंग, उनका फीस अलग। तारापुर स्कूल तेजस स्कूल में हर बच्चों से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों तक को 250 रुपए करके फीस लिया जा रहा है। और ये फीस किस लिए लिया जा रहा है, क्या है? एक्चुअल में क्या है, केवल 9th में 80 रुपए नामांकन फीस रहती है, 11th में कोई फीस नहीं लगती है और बाकी जो बोर्ड परीक्षा की फीस लगती है वो लगती है, बाकी नहीं लगती 10th और 12th की। तो ये तो गलत है। मैं कारण बताओ सूचना पत्र उनको जारी करता हूँ और एक कारण बताओ सूचना पत्र जवाब देंगे तो फिर कार्रवाई। तारापुर स्कूल तेजस स्कूल में हर बच्चों से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों तक को
250 रुपये। बताओ जितना भी हो बताओ। एडमिशन फीस कितना लिया गया आपसे? 250। कौन लिया है? सभी लोग दिए हो? कितने बच्चे हो टोटल यहाँ? कौन सा कक्षा है? क्लास कौन सा क्लास है? 9th है। सभी बच्चों से पैसे लिया गया 250 रुपये। टीचर का नाम रोशनी। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में इलाज के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की परपोते मंगल मुंडा का निधन हो गया है। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर सीएम मोहन लाल यादव ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मंगल जी का निधन मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण जनजातीय समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये गहन पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उदयपुरा विधानसभा के विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल ने युवाओं के लिए नई पहल की शुरुआत की है। 2 महीने पहले उदयपुरा विधानसभा के युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद नरेंद्र शिवाजी पटेल योजना लाई गई थी। इस इंटर्नशिप के अंतर्गत उदयपुरा विधानसभा के युवाओं को कई स्तर पर प्रशिक्षण देकर कार्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके व्यक्तित्व में सामाजिक, व्यवहारिक और राजनीतिक आदि स्तर पर नेतृत्व कौशल विकसित हो सके। और ये प्रत्येक बैच के युवाओं की इंटर्नशिप 3 महीने के लिए रहेगी और पहले प्रथम बैच की इंटर्नशिप जो 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शुरू की गई थी और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती तक चलेगी, जिसमें चयनित युवा अपनी अपनी ग्राम पंचायत में एनएसपी एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि जब उदयपुरा के युवाओं के नेतृत्व का अवसर प्रदान करने के लिए पहली बार कोई योजना प्रारंभ की गई है। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था तब मुझे लगता था कि ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जिससे राजनीतिक स्तर पर होने वाली गतिविधियों और कार्यों की बारीकी से जानकारी प्राप्त कर सकूं, लेकिन उस समय कोई योजना नहीं मिली। लेकिन आज जब मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में कमान मिली है तो मेरा प्रयास है कि क्षेत्र के युवाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी विधानसभा के युवाओं के साथ इंटर्नशिप विद एनएसपी योजना प्रारंभ की है। एमपी के शिवपुरी से चौंकाने वाली अजीब घटना सामने आई, जहां पर एक युवक बाइक पर मृत अवस्था में मिला। महाराणा प्रताप कॉलोनी विश्वास क्लिनिक के पास की घटना है। घटना बताई जा रही है और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया है और साथ ही युवक के परिवार को सूचना भी दी गई है। हालांकि मृत्यु का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मृतक युवक का नाम मनोज सोनी बताया जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। ये कल थाना कोतवाली को ये सूचना मिली थी कि विश्वास क्लिनिक है महाराणा प्रताप में, वहां कोई अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर बैठे बैठे मृत अवस्था में मिला। तो वहां के कॉलोनी वासियों ने जब सूचना दी तो तुरंत यहाँ से अपने बल को वहां दिखवाने के लिए पहुंचाया, तो वो वहां मृत मिला था। अज्ञात था, इसलिए अपन ने उसको जिला चिकित्सालय भेजा था। वहां जाके जब मृत घोषित कर दिया, बाद में उसके परिवार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया, जिसके तहत में पुलिस नशा करने वालों और नशा बेचने वालों के खिलाफ कई तरह के अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई के तहत में नशा करने वाले और नशा बेचने वालों को उठाया और पुलिस ने बताया कि शहर में अभियान के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे शिवपुरी के माननीय एसपी महोदय द्वारा ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अपने शिवपुरी क्षेत्र में नशे का जो प्रकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, उसको कम किया जाए। इसके लिए आज सुबह से सभी कोतवाली की सभी टीमों को यहाँ से रवाना किया गया था और कोतवाली क्षेत्र में जितने भी नशे करने वाले और नशे बेचने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए सुबह से टीम रवाना थी, जिसमें 10-11 लोगों को चिन्हित कर पकड़ा गया है। वो सभी लोग नशे के आदी हैं, तो उन पर यहाँ कार्रवाई की गई। कहाँ से पकड़ा है? सभी कोतवाली क्षेत्र में पकड़ा है, मनियर से पकड़ा है।
खबर है नरसिंहगढ़ की, जहां पर 5 महीने पहले क्षेत्र में गुम हुई बालिका को पुलिस ने जबलपुर के बागड़ी क्षेत्र से बरामद किया है। बालिका के साथ में दूसरे नाबालिग किशोर को भी हिरासत में लिया गया, जिसे न्यायालय किशोर बोर्ड भेज दिया गया है और वही नाबालिग को माता पिता को सौंप दिया गया। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया, नाबालिग के परिजनों ने 3 जुलाई 2024 को गुम होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। बालिका को ढूंढने के लिए एसपी आदित्य मिश्रा, एसएसपी आलोक शर्मा और एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी के निर्देश पर टीम बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी के साथ जगदीश गोयल, अभय सिंह, कांस्टेबल दीपक यादव, कांस्टेबल लाला राम, साइबर सेल राजगढ़ के पवन मीणा, बागड़ी चौकी के शेर सिंह का योगदान रहा है। एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया है। नाबालिग बालिका के परिवारजनों ने दिनांक 3/7/2024 को थाना आकर रिपोर्ट किया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसलाकर उनकी नाबालिग लड़की को ले गया है। इस पे थाना नरसिंहगढ़ द्वारा अपराध दर्ज किया गया। अपराध दर्ज होते ही इसमें बालिका को दस्तयाब करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा बालाघाट में 28 से 30 नवंबर तक राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है। बालाघाट में स्थित मुलना स्टेडियम खेल मैदान में मां सरस्वती जी की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस प्रतियोगिता में संभाग जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, खरगोन, गुना, छिंदवाड़ा, इंदौर और छतरपुर की टीम शामिल हुई है। रामचंद्रपुर विकासखंड कार्यालय से लगे लोधी पंचायत का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि 15वां वित्त के तहत में गांव में सड़क का पर जो मरम्मतीकरण का कार्य है वो कराया जा रहा है। इस कार्य को नाबालिग बच्चों के द्वारा समतल कराया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पंच ने भी बताया कि काम कर रहे बच्चे 12 से 13 साल के हैं और इन बच्चों को काम करने के लिए पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा कहा गया कि नाबालिग श्रमिकों को यही नहीं मालूम कि उन्हें इसका मजदूरी कितना मिलेगा। सरपंच, सचिव और प्रशासन बने नियम कानून पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये तस्वीर साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों को बयां करती है। सड़क निर्माण हो रहा था, वहाँ बच्चों से काम कराया जा रहा है। जी, आपके द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अगर यदि वहां पे अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे काम कर रहे हैं और अगर वो सच में नाबालिग है या फिर उनका उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। सरपंच और सचिव, अगर सचिव और सरपंच अगर इस कार्य को करा रहे हैं और बच्चे अगर ड्रेस कोड में हैं, तो वहाँ जो भी उनके अध्यापक है या फिर जो भी शाला के बच्चे हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी हमसे बन पाएगा उसको जल्द से जल्द कराने की या फिर जो भी बच्चों का जो भविष्य खराब करने की कोशिश किया जा रहा है उसका निराकरण किया जाएगा। काम चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। ये वाला मुर्मीकरण रोड कहाँ से कहाँ तक? मतलब ये घाट तक से वहाँ कनकपुर तक मुर्मीकरण हो रहा है। तो इसमें बच्चे लोग काम करवा रहे, कौन बोला है? सरपंच बोला है, जैसे बदला में नहीं आ जाते हैं, कोई सियाना कहीं अच्छी हो गया था, इस चलते है। तो बच्चे कितने साल के होंगे? 12-13 साल के होंगे। अच्छा, सचिव बोले काम कराने के लिए? सचिव सरपंच दोनों जन बोले हैं। कौन सचिव, क्या नाम है सचिव का? दिनेश पांडे। दिनेश पांडे बोले हैं। हो गया है उधर का। अच्छा, तो बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि रामानुगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पशु तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 भैंसों के साथ में पिकअप वाहन को जब्त किया गया। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिकअप से झारखंड ले जा रहे थे पशु को। पशु तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 भैंसों के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया गया। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिकअप से झारखंड की तरफ ले जा रहे थे और इस दौरान बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से सामने आई, जहां पर पशु तस्करी मामले में
बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर 5 भैंसों के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया गया है और साथ ही पिकअप से झारखंड ले जा रहे थे। बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पशु तस्करी मामले में बड़ी ये कार्रवाई की गई। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रामानुजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पशु तस्करी मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पशु तस्करी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस लगातार सख्त एक्शन में नजर आ रही और इसी दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पशु तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को जोड़ने और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को लेकर 9 दिन की पदयात्रा कर रहे हैं। इसके समर्थन में श्री बजरंग सेना अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में एमसीबी जिले के चिरमिरी हल्दीबाड़ी में पदयात्रा निकाली है। आपको बताते चले कि 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी और जिसको लेकर लगातार तमाम लोग जुड़ रहे हैं। 9 दिन की पदयात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा के दौरान काफी लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को लेकर निकाला गया है, जिसको लेकर तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का 9 दिन तक चलेगी और पदयात्रा हजारों भक्तों के साथ ओरछा की ओर प्रस्थान भी करेगी, जहां पर आपको पता चला कि सनातन हिंदू पदयात्रा सुबह करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओरछा की तरफ निकाली गई। हजारों सनातन भक्त एक साथ सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पद यात्रा का आज 9वां दिन रहा और जहां पर आपको बताते चलें कि पद यात्रा अपने तय समय 2 घंटे पहले सुबह 7 बजे हजारों भक्तों के साथ ओरछा धाम की ओर प्रस्थान करा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम श्री बजरंग सेना के सभी साथी मिलकर के जिला एमसीबी के त्रिवेणी प्रांगण में बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा जो पद यात्रा चल रहा है उनके सम्मान में आज हम लोग का ये पद यात्रा यहाँ निकाला गया था, जिसका उद्देश्य यही हम लोग का है कि जल्द से जल्द हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने और जितने लोग उस पद यात्रा में नहीं पहुंच पाए या बागेश्वर बालाजी सरकार की पद यात्रा में नहीं पहुंच पाए वो सब घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें और सब मिलकर के प्रार्थना करें कि हमारा भारत देश जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने। आज श्री बजरंग सेना के द्वारा जो हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो 9 दिन का पैदल यात्रा जो निकाल रहे हैं हमारे हिंदुत्व को एक करने के लिए, इसी उपलक्ष्य में आज श्री बजरंग सेना के द्वारा सैकड़ों की संख्या में हल्दीबाड़ी से पद यात्रा निकाला गया है। कितने लोग रहे आज पद यात्रा में? इस पद यात्रा में हमारे सैकड़ों की संख्या में कहा जाए या हजारों की संख्या में कहा जाए माताएं बहनें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं और सब माता बहन ये चाहती है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। क्लास बड़े में इतना ही। नमस्कार।